अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे कि पैकेजिंग डिज़ाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। आसान होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि डिज़ाइन का जो भी स्किल टेक्निकल होगा ना, उस पे फ्रीलांसिंग में काम करना इंतहाई आसान है। अगर आप फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्किल चूज़ करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन का, और चाहते हो कि उसमें विदाउट एनी ट्रबल ग्रो करो, तो स्किल थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में हर चीज़ डिफाइंड होती है। आप किसी फूड प्रोडक्ट का रैपर देखो तो हमें पता है क्या सेक्शंस होंगे। एक तो उसका मेन डिज़ाइन होगा जो फ्रंट पे नज़र आएगा, देन एक इंग्रेडिएंट्स का पार्ट होगा। अगर तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने कुक करना है तो कुकिंग प्रोसीजर के 2-3 स्टेप्स होंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि इंग्रेडिएंट से रिलेटेड है। लाइक उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, सब कुछ डिफाइंड है। ऐसा ही होता है ना, आप कोई भी पैकेजिंग देखें उसमें कोई खास डिजाइन इन्वॉल्व नहीं है। अपने पास से कोई भी बॉक्स उठा के देख लो, शेप्स होती हैं सीधी सीधी, और शेप्स के अंदर आप लोगों ने जो है कलर अप्लाई किया होता है, और उसके ऊपर लोगोज होते हैं या टेक्स्ट होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़े। जब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है तब थोड़ा सा वो जो प्रोजेक्ट है ना वो टेक्निकल नहीं होता, वो थोड़ा सा क्या उसे कह सकते हैं, उसको हैंडल करना जरा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हर एक की क्रिएटिविटी का लेवल डिफरेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है तो वो स्किल चूज करें जिसमें टेक्निकल पार्ट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। दूसरा इसका रीजन ये है कि क्यों पैकेजिंग डिजाइन फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एक आसान स्किल है डिजाइन की, वो है इसका लेआउट। जो हम लेआउट यूज करते हैं पैकेजिंग डिजाइन में वो यूजुअली होता है सेंटर पीस लेआउट। डिजाइन के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, ठीक है। और इधर हम देखते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग। हर एक स्किल में आपने लेआउट का खास ख्याल रखना होता है। इसकी डिमांड फाइबर पे भी है, अपवर्क पे भी है, दोनों पे है। लेकिन अगर आप एक प्लान के साथ चलें तो पैकेजिंग डिज़ाइन की स्किल से आप फाइबर पे एक स्टेडी इनकम फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप सिर्फ पैकेजिंग पे फोकस करो, पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर 3 स्किल्स आ जाते हैं। एक पैकेजिंग डिज़ाइन, एक लेबल डिज़ाइन और एक प्रोडक्ट मॉकअप। ये तीनों चीज़ें कम्स अंडर पैकेजिंग डिज़ाइन। तो इन तीनों पे गिग्स बना लो, कैटेगरी सेम होगी। जब आपका काम स्टार्ट होगा तो वर्क फ्लो काफी स्टेडी होगा, लाइक आपको पता होगा कि एक महीने में आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपवर्क पे भी डिमांड है, लेकिन अपवर्क में ये है कि जब तक बिड नहीं करोगे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। डिमांड दोनों जगह पे है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो डिजाइन का लेआउट है वो क्या है, सेंटर में लाइक आप कोई भी अपना डिजाइन का एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई आइकन है, इमेज है, ग्राफिक है, उसको सेंटर में प्लेस करते हैं। तो इसलिए कोई इतना वो भी नहीं है कि आपने डिजाइन के सर्टेन लेआउट्स हैं, ई लेआउट होता है, एफ लेआउट होता है, जी लेआउट्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स में यूज होते हैं। तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट ये होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ प्लेस करना है। जबकि पैकेजिंग में इट्स ऑब्वियस कि आप मेन कंटेंट को सेंटर में आपने अलाइन करना है। इट शुड बी सेंटर पीस। इसमें देखो लोगो इज आल्सो इन सेंटर, जो ग्राफिक है इट्स इन सेंटर। तो ये एक सेंटर पीस लेआउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी की थी, जरा मुझे बताओ, जिन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें लेआउट्स क्या थे, क्या आपने ऑब्जर्व किया, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? अब ऐसे अगर आप पैकेजिंग डिजाइन के गिग्स बनाओ ना सारे फाइबर पे, तो आप ऑन एवरेज एक महीने में अराउंड $2000 तक अपने लिए जो है एक इनकम फ्लो जनरेट कर सकते हैं। 2-2,500 बहुत एक आसान टारगेट है, लेकिन अगेन उसके लिए आपकी स्किल जो है इस लेवल की होनी चाहिए कि वो मास्टरी लेवल हो। आपको पैकेजिंग डिजाइन पे भी कमांड हो, लेबल डिजाइन पे भी कमांड हो, प्रोडक्ट मॉकअप पे भी कमांड हो। और कमांड तब होगी जब आप लोग प्रैक्टिस 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 करेंगे, एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे। आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ मैंने प्लान की हैं। एक दफ़ा हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, देन आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे। जितना काम करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आपके लिए काम करना आसान होगा।
अब जिन लोगों ने बनाई थी वो एक्टिविटी परफॉर्म किया, मुझे फटाफट बताओ क्या लेआउट आपने ऑब्जर्व किया जब आपने किसी भी बॉक्स को या लेबल को अनरैप करके अनफोल्ड करके ड्रॉ किया, तो उस पे डिजाइन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसी थी? बिल्कुल, इलिस्ट्रेशन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पैकेजिंग डिज़ाइन इलिस्ट्रेटर में ही होती है। इलिस्ट्रेशन आना ज़रूरी नहीं है, इलिस्ट्रेटर को डील करना बहुत ज़रूरी है कि आप इलिस्ट्रेटर के जो हैं, इलिस्ट्रेटर में टेक्स्ट को एडिट कर सको, टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकें, आप कलर्स को अप्लाई कर सकें। तो इलिस्ट्रेटर जो है हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है पैकेजिंग के लिए। हाँ, लाइबा कह रही है मोस्टली सेंटर में थी बिकॉज ये एक लेआउट है जो हम फॉलो करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं पैकेजिंग डिज़ाइन के अंडर। एग्जैक्टली नौरीन, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप देखो कि लोगो चाहे टॉप पे हो, चाहे मिडल में हो, चाहे बॉटम में हो, उसका जो आपने मार्जिन रखना होता है राइट लेफ्ट से, वो सेंटर में होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। अगर तो बॉक्स डिज़ाइन कह रहे हो कोई, लेबल पे इट वेरीज, लेबल पे डिपेंड करता है। हम सारी टाइप्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने जो है पैकेजिंग डिज़ाइन का प्रोसेस, ये हम लोग कहाँ तक आए थे इसमें, पैकेजिंग डिज़ाइन का प्रोसेस ये हमने स्टार्ट कर ली थी ये वाली प्रेजेंटेशन। ये ज़रा मुझे रिमाइंड करवा दें कि पैकेजिंग, ओके ऑलराइट। सो आज हमने पैकेजिंग डिज़ाइन के प्रोसेस को स्टडी करना है कि पैकेजिंग डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रीलांसिंग में अगेन आपको कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलने से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको कोई एक पार्ट मिल जाए। जैसे अगर आपकी पूरे डिज़ाइन प्रोसेस पे कमांड है ना, तो फाइवर पे आप 3 गिग्स अगर बनाते हो 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज में, तो आप बहुत आराम से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमने इसमें स्टोरी एक क्रिएट करनी होती है डिज़ाइन के थ्रू, वो होती है, वो बताता है कि प्रोडक्ट किस लिए इस्तेमाल होगा। अब इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए जो एक डिज़ाइन स्टोरी हम प्रोडक्ट पैकेजिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं। आप हर लेवल पे डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सी वो लेवल्स क्या क्या है। वो उन लेवल्स को लेयर्स भी कहा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के पैकेजिंग डिज़ाइन की कितनी लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं पैकेजिंग डिज़ाइन की। हम जो है इन जनरल बात कर रहे हैं, ऑन अ ब्रॉडर स्कोप हम बात कर रहे हैं। तो पैकेजिंग डिज़ाइन के अंडर 3 लेयर्स होंगी। एक को हम कहते हैं आउटर पैकेजिंग, एक होती है इनर पैकेजिंग एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट पैकेजिंग। बहुत सारे केसेस में क्लाइंट के पास प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है, उसको सिर्फ उसकी आउटर पैकेजिंग डिजाइन करनी होती है। एक उसके पास डिजाइन है किसी भी बॉटल का, किसी भी कैन का, टिन का, जार का, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके पास उसका डिजाइन है, उसके पास बॉक्स का डिजाइन नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करना है, उसी डिजाइन को थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करोगे, एडजस्ट करोगे और साइज के अकॉर्डिंग उसका बॉक्स डिजाइन कर दोगे। Outer packaging usually a box होता है, so it is the first thing which a customer sees. तो इसमें जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आउटर पैकेजिंग के लिए जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे, जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपने लोगो को या टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, आपने उस पर एम्फेसाइज करना है। हो सकता है हम किसी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, कोई फेस सीरम है। फेस सीरम की जो बॉटल है, वो जो एक ड्रॉपर वाली बॉटल होती है, अब उस बॉटल पे हो सकता है लोगो बहुत ही किसी ऐसी जगह पे हो जितना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि फेस सीरम की बॉटल जिसके पास होगी उसने परचेज कर लिया उसको, द प्रोडक्ट इज परचेज्ड। लेकिन जो उसका बॉक्स है उस पे लोगों को या टेक्स्ट को या उस प्रोडक्ट नेम को आपने स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देनी होती है कि दूर से ही किसी ग्रोसरी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, किसी शॉप पे, ऑनलाइन अगर सेल हो रही है तो दूर से ही पता चले कि प्रोडक्ट नेम क्या है। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में वो जो लोगो है दैट इज वेरी मच प्रोमिनेंट। हो सकता है इसके अंदर जो प्रोडक्ट हो उस पे लोगों की प्लेसमेंट कहीं राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम ऐसी जगह पे हो जो कितना प्रोमिनेंट ना हो, बट बॉक्स का मकसद ये होता है कि बॉक्स का जो मेजॉरिटी एरिया है वो लोगो
और प्रोडक्ट का नाम कवर करता है। सेकेंड लेयर इज इनर पैकेजिंग। जो प्रोजेक्ट्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं उसमें जो सेकेंड लेयर होती है वो इनर पैकेजिंग की होती है। अब इनर पैकेजिंग में इट कुड बी अ रैपर, इट कुड बी अ टिश्यू पेपर, या कुछ ये जिस तरह से आपके सामने कुछ स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, इस तरह की स्ट्रिप्स हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो इनर पैकेजिंग के लिए जो डिजाइनर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज करते हैं वो पैटर्न होता है। अब पैटर्न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, हम एलवी को सर्च करते हैं, इट्स अ गुड एग्जांपल। अब देखो जो प्रोडक्ट का बॉक्स है, दिस इज द बॉक्स, इस पे जो एक चीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज लोगो इन सेंटर। अब जो इसके रैपर होते हैं ना एलवी के, अक्सर प्रोडक्ट्स के रैपर, उसके ऊपर पैटर्न होता है एलवी का। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ रेलेवेंट एग्जांपल। ये देखो, ये जो एक पैटर्न है इसका ऐसा कुछ पैटर्न होगा जैसा कि इस की चेन या जो भी एक है इस पे नजर आ रहा है, इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। इनर पैकेजिंग के लिए हम पैटर्न को यूज करते हैं। हाँ, इस पैटर्न को आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कोई भी इसका प्रोडक्ट होता है वो इस रैपर में होगा, बॉक्स के अंदर। सो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कंप्लीट डिजाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इनर पैकेजिंग चाहिए होती है, उनके पास प्रोडक्ट का बॉक्स होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इनर पैकेजिंग में हम क्या डिजाइन करेंगे। उसके लोगो से, उसके डिजाइन एलिमेंट से, उसके विजुअल एलिमेंट से कोई पैटर्न क्रिएट कर लो, तो वो होता है इनर पैकेजिंग का डिजाइन। अब उसकी मर्जी है, उसको टिश्यू पेपर पे प्रिंट करता है, किसी और पेपर पे करता है, या वो उसके स्ट्रिप्स काट के उसने किसी भी जिस भी तरह से उसने अपनी प्रोडक्ट को पैक करना है। क्रेप पेपर, एग्जैक्टली क्रेप पेपर पे, जी उनकी मर्जी है, वो जिस तरह से भी करें, लेकिन एक डिजाइनर ने इनर पैकेजिंग पे पैटर्न जो है वो क्रिएट करना होता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट पैकेजिंग वो है जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का पैकेज है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इट कुड बी द बॉक्स, टॉय का बॉक्स हो सकता है, बॉटल का लेबल हो सकता है, गारमेंट का टैग हो सकता है, कैंडी बार का रैपर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पैकेजिंग। और पैकेजिंग की जो हर एक लेयर है वो एक स्टोरी बताती है अबाउट द प्रोडक्ट। अब ये स्टोरी कैसे बताती है इसको मजीद इलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फेस सीरम परचेज किया और उस फेस सीरम का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। सीरम के डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके वेरिएंट्स होते हैं, जिनको हम अगर तो कोई फूड रिलेटेड है, आप को बता दें अंदर तो अगर तो कोई फूड होती है तो उसको हम फ्लेवर्स कहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हम फ्लेवर्स को वेरिएंट बोलते हैं। अब एक प्रोडक्ट है, उसके 3 वेरिएंट्स हैं, तो उन्हीं तीनों वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग उसकी लेयर्स डिजाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलोवेरा कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो एलोवेरा का ग्रीन कलर होगा, बाकी डिजाइन सेम रहेगा। उसी में आप आ जाते हो, चारकोल कर लेते हो, तो फिर वो एलोवेरा को आप चारकोल से रिप्लेस कर दोगे। अगर विटामिन सी कर रहे हो तो विटामिन सी का कलर ऑरेंज है, तो फिर आपके डिजाइन में जो है कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 वेरियंट्स है, पिंक, पर्पल और ग्रीन। अब जो उसकी इधर पैकेजिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल वो एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न का अगर पिंक पैकेजिंग है तो ऑब्वियसली कलर पिंक हो जाएगा, अगर पर्पल है तो कलर पर्पल हो जाएगा, पैटर्न सेम रहेगा। तो आपने जो है कंप्लीट स्टोरी बतानी होती है किसी भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के लेयर से, कि वो किस वेरिएंट को फॉलो कर रही है, उसका मेन इंग्रेडिएंट एलिमेंट कौन सा है। Choose the right type of packaging. There are many different types of packaging available for your product. The product, competition और budget, इस पे हमने बात की थी कि आप, ये तो आपके क्लाइंट का काम है, उसने आपको बता देना कि किस टाइप की पैकेजिंग करे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की शेप पे, उस प्रोडक्ट के कंपटीशन पे, उस प्रोडक्ट के बजट पे। अगर तो उस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो फिर आपका डिज़ाइन शुड बी बोल्ड,
फिर आप कोई डेलिकेट डिजाइन नहीं करोगे। अगर डेलिकेट डिजाइन करोगे, डेलिकेट फॉन्ट्स यूज करोगे, लाइट कलर्स को यूज करोगे, ग्रेडियंट को यूज करोगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ पड़ा हुआ वो आपका प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। तो कंपटीशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक, जब फ्रीलांसिंग में काम कर रहे होगे तो ये देख लेना कि अगर अच्छे क्लाइंट है कोई, फॉर एग्जांपल उसका बजट जो है $400-500 के अराउंड है, तो गूगल पे सर्च कर लो कि इस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, ऑलरेडी इसके कंपेटिटर्स किस तरह का जो है डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है आप अपने डिज़ाइन को रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सर्च में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, लेट्स से, कोई एग्जांपल दो मुझे, बताओ कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। अनंत आपको बताया, आप बताएं, आपने तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं अभी तक पैकेजिंग डिज़ाइन पे। अपने किसी क्लाइंट का नाम बताओ मुझे, उसकी प्रोडक्ट का। मिल्क पैक, और आपका क्लाइंट है लेट्स से आइसलैंड से, या आपको तो पता होता है ना कंट्री नेम क्या है, तो आप सर्च करोगे कॉफी इन आइसलैंड के नाम के साथ, उसका कंट्री नेम के साथ प्रोडक्ट, इसमें से इसकी पैकेजिंग। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा स्टारबक्स है, या कोई भी आपको एग्जैक्ट अगर नाम पता है अपने क्लाइंट का, तो आप गूगल पे सर्च करें, वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क पैक सर्च करते हैं, ये मिल्क पैक का डिज़ाइन है, मिल्क पैक कंपेटिटर्स, ओलपर्स, ओके, ओलपर्स ने रेड कलर यूज़ किया, मिल्क पैक ने ग्रीन कलर यूज़ किया। इसी तरह से आप जो है ना फर्दर रिसर्च करोगे। ये रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए। समटाइम्स आपको एक ही रिसर्च से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप डिफरेंट, हाँ, कॉफी इन यूएई इसको भी लिख के सर्च करते हैं, तो आप जो है ना डिफरेंट वर्ड्स को लिख के डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। एक अच्छा इसमें आपको सजेशन गूगल भी दे देता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कॉफ़ी ब्रांड्स इन यूएई, ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। जितने एक्सप्लोर करोगे उतने आपकी रिसर्च रिफाइन होगी। सो एक टेक्निक जो रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है, अपने ब्रांड नेम के साथ उसका कंट्री नेम लिखो, कोई ना कोई आपको काम की चीज़ मिल जाएगी, ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकें। मकसद ये था कंपटीशन की बात करने का कि अगर आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन है जो आप डिज़ाइन करें, तो फिर आपका डिज़ाइन बोल्ड होगा, डेलिकेट नहीं होगा। अगर तो कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, इतना कोई न्यू प्रोडक्ट है, तो फिर जो है आप उसमें डेलिकेट फ़ॉन्ट्स, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स या लाइट कलर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग की: स्क्वायर बॉक्स डिज़ाइन, ट्यूब डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, बॉटल डिज़ाइन, कप पैकेट, ट्यूब बॉक्स डिज़ाइन, बैग डिज़ाइन। ये जितनी भी टाइप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं आज आपको एक एक्टिविटी दूंगी कि आपने इसी कैटेगरी में कोई ना कोई अपनी सराउंडिंग में डिज़ाइन सर्च करना है, और उसकी आपने वायर फ्रेमिंग करनी होगी। वायर फ्रेमिंग के साथ एक दो चीज़ें और उसमें आपने ऐड करनी है, वो मैं आपकी क्लासरूम में भी एक्टिविटी पेश कर दूंगी विद इन फ्यू आवर्स। और सैटरडे तक का टाइम है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। और ये है कि जिनकी प्रीवियस नहीं है वो भी अपनी प्रीवियस एक्टिविटी के साथ इसको अपलोड कर देंगे। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी अपनी स्किल में, उतना ही ज़्यादा आपका डिज़ाइन रिफाइन होगा। अब एक इंसान पैकेजिंग डिज़ाइन करना सीख तो लेता है, उसको आ भी जाता है, एक दो ट्यूटोरियल्स परफॉर्म कर लेता है, लेकिन उसने कभी किसी पैकेजिंग डिज़ाइन को ऑब्जर्व नहीं किया, नोटिस नहीं किया, तो आपका डिज़ाइन जो है वो कभी भी रिफाइन नहीं होगा, या आपकी उस पर कमांड नहीं होगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है। कंटेंट राइटर्स के लिए ये होता है कि आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ें, बहुत सारा कंटेंट पढ़ें। आप डिज़ाइनर्स हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। जितना आप अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका डिज़ाइन जो है उस पर कमांड होगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। डिज़ाइन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो इसकी प्रिंट रेडी फाइल है, कि अपने डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन की फाइल को कैसे आपने रेडी टू प्रिंट करना है।
फ्रीलांसिंग में जब आप पैकेजिंग डिजाइन या किसी भी प्रिंट के डिजाइन पे काम करते हो तो उसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्रिंटर के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। प्रोजेक्ट में एक इनविजिबल पार्ट होता है जो कि प्रिंटर है। अगर आपकी फाइल प्रिंटर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्लाइंट को डिज़ाइन अप्रूव करने के बाद भी इश्यूज आ जाएंगे और उन इश्यूज की वजह से हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स ना करे या रेटिंग खराब कर दे या प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करे। सो मेक श्योर कि आपका जो डिज़ाइन है उसकी जो प्रिंट रेडी फाइल है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंटर। ये रिक्वायरमेंट्स मोस्टली क्लाइंट आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो। लेकिन जब क्लाइंट से कोई बात पूछनी है आपने तो आपको एग्जैक्ट टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमने किस जुबान में किस टर्म में उससे बात करनी है। पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ये भी टर्म्स मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, उनका मतलब क्या है। तो अगर तो कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो मेक श्योर कि आप पहले उससे क्लियर कर लें, क्योंकि अगर ये पार्ट क्लियर नहीं होगा तो डिज़ाइन फिर भी हमारा जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। बिकॉज इसका मकसद ये है पैकेजिंग का, क्योंकि उसने किसी इस चीज़ को ऑनलाइन तो यूज़ करना नहीं है, या ये कोई सोशल मीडिया डिज़ाइन तो है नहीं, या कि वेबसाइट डिज़ाइन भी नहीं है कि उसका काम चल जाएगा। उसका काम तब चलेगा जब वो उसको प्रिंट करने के काबिल होगा। तो प्रिंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाई लाइन मोस्ट केसेस में प्रिंटर सेंड कर देता है कि भाई ये इस प्रोडक्ट की डाई लाइन है, इसके अंदर आपने डिज़ाइन करना है। अपवर्क पे काम करोगे तो बल्कि फाइबर पे भी जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास डाई लाइन्स होती हैं। अगर डाई लाइन नहीं है तो आप डाई लाइन खुद बनाएंगे। पेन टूल की मदद से हम लोग डाई लाइन बनाते हैं, इलस्ट्रेटर में बहुत आसान है, अभी हम देखेंगे कैसे बनती हैं डाई लाइन्स। डाई लाइन के बाद होता है फाइल फॉर्मेट, कि आपने किस फॉर्मेट में क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। फाइल फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रीलांसिंग में। किसी भी स्किल पे काम कर रहे हो आपको एक्यूरेट फाइल फॉर्मेट का पता होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। एंड देन कलर ऑप्शंस, कि आपने कौन से कलर्स में डिज़ाइन को डिलीवर करना है। पैकेजिंग डिज़ाइन के अपने कलर ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सी वो ऑप्शंस कौन सी हैं और डायलाइंस और फाइल फॉर्मेट पे हम किस तरह से काम करेंगे। गाइडलाइन के आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, इसकी अभी मैं क्लासरूम में एक दो लिंक भी शेयर कर दूंगी। इसी तरह डायलाइन एक्चुअल में वायर फ्रेम होती है, वही है जो आप लोगों ने अभी बनाया है। जो आप लोगों ने एक वायर फ्रेम ड्रॉ किया है ना, वो एक डाई लाइन है। वायर फ्रेम का जो एक टेक्निकल टर्म पैकेजिंग में यूज होती है दैट इज कॉल्ड डाई लाइन, कि आपका डिजाइन किस एरिया में होना चाहिए। बिकॉज देखो ये सारे 3D चीजें है ना, ये पैकेजिंग का जो भी डिजाइन होगा वो 3D है। आपको फ्लैट फाइल देनी है तो हम 3D को फ्लैट फाइल में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डाई लाइन। ये पैरामिड बॉक्स है, पैरामिड बॉक्स का डिजाइन आप एक पैरामिड फाइल में तो नहीं दोगे ना, आप उसको एक फ्लैट फाइल दोगे। अब पैरामिड को कैसे अनरैप करना है, कैसे उसकी आपने साइजिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड अ डाई लाइन। ओके, नो प्रॉब्लम सलीम, रिकॉर्डिंग आपका शेयर कर दी जाएगी, आप फिर शुरू से देख लेना। तो हम बात करते हैं डाई लाइन्स की। डाई लाइन के टेम्पलेट बिल्ट इन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। प्री मेड टेम्पलेट्स बेशुमार है, हर एक आपको प्रोडक्ट का मिल जाएगा। ये जैद ने एक लिंक शेयर किया, हाँ जी बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स। यहाँ से भी आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है डाई लाइन वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में और यहाँ पे आपके पास ये सारी डाई लाइन्स हैं। ये ट्राई फोल्डिंग कार्टन है फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम इसी को देखते हैं। बिल्कुल अपने आप इसको प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। ये जरा डायलाइन का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये किस तरह से होता है। आप अपनी मर्जी से भी इसमें कस्टमाइज डायलाइन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि अब अगर आपके पास कुछ इस तरह से डायलाइन एक आती है तो आपने ये वाला जो पोर्शन है ना, एक सेकेंड इसको ड्रॉ कर, आपका डिजाइन यहाँ पे होगा।
जो फ्रंट का सेंटर पीस डिजाइन है, ये आपका वो डिजाइन है जो फ्लैप के साथ एक एरिया होता है ना, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिफरेंट कंटेंट हो सकता है। तो मकसद डायलाइन का ये होता है कि आपने यहाँ पे डिजाइन, ये इसका बैक है, ये उस बॉक्स की बैक है। तो बैक पे जैसे पिज्जा बॉक्स है, पिज्जा बॉक्स के बैक पे क्या डिजाइन होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई और प्रोडक्ट है, कोई बॉक्स नहीं है, तो फिर बैक का कंटेंट भी क्लाइंट आपको देगा कि मुझे यहाँ पे क्या कंटेंट प्लेस करना है। यूजुअली बैक्स मोनो कलर में होती हैं, सॉलिड कलर होता है या सॉलिड ग्रेडियंट होता है। ये टॉप आप कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक दिस इज द टॉप। ओके, लेट मी सी। इन दोनों में से कोई एक ही टॉप होगी, इट्स ऑब्वियस। ये टिश्यू बॉक्स। बैक और फ्रंट का कैसे पता चलता है डाई लाइन में? एक सेकंड मैं बताती हूँ, लेट मी सी। मुझे तो लग रहा है कि इसमें ये टॉप है, दिस एरिया इज टॉप। जस्ट अ मिनट। ये जब इसकी इलस्ट्रेटर फाइल डाउनलोड होगी ना, उसमें मेंशन होता है कि कौन सी टॉप है और कौन सी बैक साइड। अच्छा, ये बैक साइड है। ओके, दिस इज द फ्रंट साइड, ऑलराइट। बॉक्स साइड इज, हाँ ओके, ऑलराइट, आई गॉट इट। मैम बेस को फोल्ड करेंगे तो बेस और टीसीएस की बॉक्स की तरह ये हो। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट गाइस। ये जो है, इसको हम जरा क्लियर करते हैं। ये जो यहाँ पे E007 लिखा है, ये आपका फ्रंट है, क्योंकि ये फ्रंट के फ्लैप्स हैं। ये जो तीनों फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ये फ्रंट के हैं। और ये जहाँ पे ये मेजरमेंट है L इज इक्वल टू 200, ये हमारी बैक साइड है। और फ्रंट और बैक का कैसे पता चलेगा? फ्रंट और बैक का एक तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरा जब आप उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करोगे ना, तो यूजुअली फ्रंट साइड जो टॉप पे आती है। यस, यू आर राइट। ये जब इलस्ट्रेटर में ओपन होगी ना, तो ये जो चीज पहले आ रही होती है, दिस इज योर फ्रंट। ये पैकेज टू पैकेज, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। विड्थ लेंथ हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने साइजिंग एक्यूरेट ऐड की है, तो फिर आप उसको चेंज क्यों करोगे? अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपकी जो प्रिंट फाइल है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो आप जो है, जो भी डाई लाइन यूज करेंगे, उसकी हाइट और विड्थ को चेंज नहीं करेंगे। हाइट और विड्थ को चेंज अगर करोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट ठीक तरीके से प्रिंट नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में क्लाइंट डाई लाइन आपको खुद ही सेंड करते हैं, जो उनका प्रिंटर उन्हें देता है। तो अगर प्रिंटर ने डाई लाइन नहीं दी, आपने खुद जनरेट करनी है। ये एक वेबसाइट ये है जो मैं यूज करती रही हूँ, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। पोस्ट में इट्स प्रीटी इजी, सारी डाई लाइन जो बिल्ट इन बनेगा, आपने जस्ट साइज ऐड करना है और आपके पास जो है ना वो डाई लाइन आ जाती है। उसके टेम्पलेट में मेंशन होता है कि फ्रंट कौन सा और बैक कौन सा है, कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। ये इसकी बाकी है। हाँ जी, मैं वो क्लासरूम में शेयर कर दूंगी। आफ्टर द सेशन में क्लासरूम में शेयर कर दूंगी। सो बेसिकली डाई लाइन एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है कि आपका डिजाइन इस एरिया में जाएगा। सही है, ये वीडियो देखना, ऐसे भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें जब आप मजीद डाई लाइन को देखेंगे तो। और डाई लाइन जब आपकी रेडी हो जाती है, तो उसके बाद आ जाता है फाइल फॉर्मेट। इसकी जो फाइल फॉर्मेट है, वेक्टर फाइल होती है। दैट्स वाई इलस्ट्रेटर को यूज करना इंतहाई जरूरी है, बिकॉज वेक्टर फाइल्स इलस्ट्रेटर में ही जनरेट होती हैं। और एक चीज जो आपने अपनी डिलीवरी फाइल में करनी है, वो ये है कि फोन्ट्स को, जो भी टेक्स्ट आप यूज करेंगे, उसको आपने आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना। आउटलाइन में कन्वर्ट करोगे तो फोंट चेंज नहीं होगा, आपकी जो फाइल है वो प्रिंट रेडी हो जाएगी। और जिसका डिलीवरी फॉर्मेट है, या तो वो एआई होता है या ईपीएस होता है। फोटोशॉप यहाँ पे मेंशन है, लेकिन फोटोशॉप में जो है मॉकअप्स क्रिएट होते हैं। फोटोशॉप में वो डिजाइन नहीं बनता। तो अगर मॉकअप क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो, डिजाइन को किसी प्रोडक्ट पे प्लेस करके डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको मॉकअप कहते हैं। जब हम किसी भी डिजाइन को उसके प्रोडक्ट पे प्लेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मॉकअप। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी वेबसाइट पे देखें, तो ये आपके पास इट्स अ मॉकअप। ये जो एक ये नजर आ रहा है ना बॉक्स, इसमें डिजाइन को प्लेस करके दिखाया गया है। और ये उसका एक्चुअल 2D डिजाइन है, 2D फ्लैट फाइल है। ये पैकेजिंग डिजाइन है और ये उसका मॉकअप है। मॉकअप की जो फाइल है वो यूजुअली पीएसडी में होती है, क्योंकि उसका मकसद होता है ऑनलाइन यूज करना। और जो पैकेजिंग की फाइल होगी, वो आपकी एआई में होगी या पीडीएफ में होगी। ये दोनों फाइल फॉर्मेट्स यूज होते हैं। एआई की जगह आप ईपीएस भी कर सकते हैं, सेम चीज है।
ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। यूजुअली हम लोग AI और PDF जो है क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। इसमें करना आपने क्या है, जो करने वाला काम है वो ये है कि फ़ॉन्ट्स को आउटलाइन कर लेना है। एडिटेबल फ़ॉन्ट्स के साथ हम फाइल को सेंड नहीं करते। अगर जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटर के पास नहीं है वो फ़ॉन्ट अवेलेबल या क्लाइंट के पास नहीं है, तो जब वो फाइल को ओपन करेगा तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम फ़ॉन्ट्स को आउटलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कलर ऑप्शंस। कलर ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपने पैकेजिंग के हिसाब से कलर ऑप्शंस जो हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हो कि मोनोटोन, वो पैकेजिंग की प्राइस पे डिपेंड करता है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपके क्लाइंट या प्रिंटर की डिमांड हो पैंटोन कलर यूज़ करने की। कलर के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, 3 पैलेट्स होती हैं। एक RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। RGB इस्तेमाल होता है स्क्रीन के लिए। एक CMYK होता है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, वो यूज़ होता है मोस्टली प्रिंट के लिए। पैकेजिंग में एक और कलर का टाइप आ जाता है जिसको पैंटोन कहते हैं। पैंटोन इंक के कलर्स होते हैं कि इन कलर्स की इंक अवेलेबल है। डिसाइड द लेयर कलर ऑफ योर कलर ऑफ द ईयर पैंटोन। मुझे सिद्रा आपकी इसकी स्टेटमेंट की समझ नहीं है, काइंडली इसको एलैबोरेट कर दें। सो बेसिकली पैंटोन इंक के कलर्स होते हैं कि इस कलर की इंक अवेलेबल है। मोस्टली क्लाइंट्स को इशू नहीं होता अगर आप CMYK की फाइल सेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रिंटर उस फाइल को अपने पैंटोन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसने एडजस्ट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप अपने कलर पैलेट से इलस्ट्रेटर में पैंटोन कलर्स को सिलेक्ट कर लोगे। पैंटोन कलर्स का नहीं पता कि इलस्ट्रेटर में कहाँ होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास क्रिएट योर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ये वही बात है कि आपने अपने डिजाइन एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस करना है, और इसके लिए जो है हम सेंटर पीस लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। Pantone decides the color of the year, designs collaborate from around the world। ये आपने गूगल से सर्च किया है? ये थोड़ी सी मुश्किल ओके, ऑलराइट। इन जनरल अगर आसान अल्फाज में कहें यू आर राइट, लेकिन अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो पेंटोन कलर इंक के कलर्स होते हैं जिन कलर्स की इंक प्रिंटर के पास अवेलेबल है। और इलस्ट्रेटर में हमने कहाँ से उनको फाइंड आउट करना है? सही ओपन होती है तो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक शेप यहाँ पे क्रिएट किया, ये कलर लाइब्रेरी में अगर हम आए तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। कलर बुक्स में ये पेंटोन कलर्स हैं, ऑलराइट। तो अगर तो आप पेंटोन में डिज़ाइन कर रहे हो तो ये ऑप्शंस हैं लाइब्रेरी के अंदर। डिफरेंट स्वैचेस आपको मिल जाएंगे कलर बुक्स में, ऑलराइट। यहाँ से आप जो है उनको सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। Pantone color codes are given on the booklet and using those have to find। ये ऐसी बुकलेट पे भी होते हैं और क्लाइंट आपको बता भी देगा। ये वो सब चीज़ें हैं, ये सब वो डिटेल्स है जो क्लाइंट यूजुअली शेयर करता है, लेकिन अगर शेयर ना करे तो आपको पता होना चाहिए कि इन डिटेल्स को कहाँ से फाइंड आउट करना है। अपनी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट एक्टिविटीज़ करोगे तो उन डिटेल्स के लिए आपको उसके लिए आपको डिटेल्स का पता होना चाहिए। सो सेंटर पीस लेआउट में जो है हम 2-3 चीज़ें ऐड करते हैं डिज़ाइन की। फॉर एग्जांपल ये एक डिज़ाइन है एक प्रीमियम ब्रांड का। अब एक प्रीमियम ब्रांड के लिए डिज़ाइन हो रहा है तो इसमें आप देखो कि लेआउट तो सेंटर पीस है, लेकिन जो प्रोडक्ट का नाम है उसको एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट टेक्निक के साथ यूज़ किया गया। वो फ़ॉन्ट की टेक्निक क्या है? ये मैट्रेस कवर, ये किसी मैट्रेस का या पिलो की पैकेजिंग है। तो इसमें कोई ख़ास विजुअल एलिमेंट नहीं है, बिकॉज पैकेजिंग में इतने विजुअल एलिमेंट्स नहीं होते अगर आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट हो तो। इसमें जस्ट फॉन्ट लिखा, टेक्स्ट लिखा गया है, प्रोडक्ट नेम है। तो प्रोडक्ट नेम को किस टेक्निक के थ्रू उसने डिजाइन में कन्वर्ट किया? कर्निंग के थ्रू, एब्सोल्युटली। अब कर्निंग से क्या होता है? कर्निंग इज स्पेस बिटवीन लेटर्स। जितनी आपकी लेटर्स में स्पेस होती है उतना ही आपके डिजाइन में ब्रीदिंग ऐड होती है। तो अगर आपने कंफर्ट का फैक्टर शो करना है तो उसमें यू विल ऐड ब्रीदिंग। अच्छा, पैकेजिंग डिजाइन में हम सारा जो डिजाइन है वो क्रिएट करते हैं दो ग्राफिकल
डिजाइन एलिमेंट की वजह से। एक होता है आपका टेक्स्ट और एक होता है कलर। कलर को कैसे यूज करना है, किस तरह से करना है, वो ग्रेडियंट पे हम बात कर चुके हैं। टेक्स्ट को कैसे यूज करना है, टेक्स्ट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। या तो आप टेक्स्ट में ब्रीदिंग ऐड करते हैं या आप टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं, दो तरीके हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट पे। लेकिन अगर आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे इस एग्जांपल में आप सेम जा रहे हैं उसके साथ जो नेचुरल कर्निंग है, तो मेक श्योर कि अपनी कर्निंग को फॉन्ट में आपने एडजस्ट करना है। पैकेजिंग डिजाइन का मतलब भी ये है कि स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इज कंसिस्टेंट, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होती। कुछ भी पैकेजिंग के लिए डिजाइन करोगे भी, जो आपको असाइनमेंट मिलेगी या जो भी एक्टिविटी होगी, उसमें आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि चाहे प्रोडक्ट नेम यूज कर रहे हो, सेंटर पीस डिजाइन की बात हो रही है। बाकी जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, बाकी चीजें होती हैं, वहां पे तो आप बाय डिफॉल्ट कर्निंग, बाय डिफॉल्ट लीडिंग यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम डिजाइन, सेंटर पीस डिजाइन की बात कर रहे हैं, उसमें आपने मैनुअली इसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करना आता है ना इलस्ट्रेटर में आप सबको, कि कैसे हम कैरेक्टर स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं। वो लास्ट टाइम मैंने करके भी दिखाया था आई गेस, जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे, कलर ब्लॉक्स। हाँ जी। तो आप लोगों ने जब भी डिजाइन करना है सेंटर पीस लेआउट, सबसे पहली चीज उसमें ये करनी है, कर्निंग को एडजस्ट करना है, देन कलर्स या टेक्सचर अप्लाई करोगे एंड देन देखोगे कि आपने ग्राफिक को कहाँ पे प्लेस करना है, टेक्स्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके पैकेजिंग डिजाइन में इस्तेमाल होंगी, इनका आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन इज द की, और कम्युनिकेशन का मतलब भी होता है अगले की बात को समझना और अपनी बात को समझाना। नो प्रॉब्लम अली, आप इलस्ट्रेटर अगर क्लास नहीं ले रहे तो सबसे टूल के लिए अच्छा रिसोर्स जो है GFX मेंटोर है, यूट्यूब पर उनको सर्च कर लो, उससे आपकी एटलीस्ट इलस्ट्रेटर की बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी कि टूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, फिर जो है आपको ये चीज़ें इलस्ट्रेटर में परफॉर्म करना आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, एआई फाइल जो है वो आपकी इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल को कहते हैं। बार कोड्स, यूपीएस एंड ईएन बार कोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग बार कोड्स के बगैर कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, उन सबके पास जो है बार कोड्स होते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट ने बार कोड शेयर नहीं किया तो आस्क हिम, बिकॉज बार कोड का आपने एरिया स्पेसिफाई करना होता है। यूजुअली ये किसी भी पैकेजिंग के बैक साइड बॉटम में होता है। उसके अलावा ब्लीड होती है। ब्लीड का आपको पता है कि वो एरिया जो प्रिंटिंग में कट जाएगा, जो ज़ाया हो जाएगा, तो आपने एक्स्ट्रा एजेस ऐड करने होते हैं इन द नेम ऑफ ब्लीड। अब ब्लीड कैसे ऐड करते हैं? सिंपल तरीका ये है कि जब भी डिज़ाइन बनाओगे तो उसको सेव करते हुए आपने ब्लीड ऐड कर देनी है। इसको हम लेट्स से फोटोशॉप में सेव करते हैं, PDF में सेव करते हैं, तो ये आपके पास मार्क्स एंड ब्लीड्स का ऑप्शन है। इसको ऑन कर लेना है। जो हमारी बाय डिफॉल्ट ब्लीड होती है, अगर क्लाइंट ने मेंशन नहीं की तो 0.25 होती है। अगर क्लाइंट ने कोई मेंशन की है तो इसको चेंज कर लो, अदरवाइज ये जो डिफॉल्ट है इट्स फाइन, इसी ब्लीड से काम चल जाता है। लेकिन विदाउट ब्लीड उसको आप PDF सेंड नहीं करोगे। देन एक और टेक्निक है कैनिस्टर की। ये वो अक्सर हमारे पास जितने भी ये वो होते हैं ना, कैन फूड, ये कैनिस्टर में आ रहा होता है। क्योंकि कैनिस्टर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आपने चीज डिजाइन करनी है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आप एक चीज का ख्याल रखोगे कि उसका जो फॉन्ट होता है ना, वो होता है टॉल फॉन्ट यूज करते हैं कैनिस्टर डिजाइन में। अगर आप फ्रीलांसिंग में जब भी किसी क्लाइंट के लिए कोई भी कंटेनर डिजाइन कर रहे हो तो उससे पूछ लो कि इफ इट इज अ कैनिस्टर। अगर कैनिस्टर है तो इट्स ऑब्वियस कि आप लोगों ने, ये एक टॉल फॉन्ट की एग्जांपल है, ये जहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने कोई टॉल फॉन्ट यूज करना है। ये स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड इसलिए किया गया है कि इट्स अ स्टैंडर्ड कि कैनिस्टर्स के डिजाइन में जो आप भी डिजाइन जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, अनटिल अनलेस क्लाइंट आपको कोई फॉन्ट देना, ये भी तो हो सकता है ना, क्लाइंट ने आपको कोई फॉन्ट बता दिया कि मुझे इस फॉन्ट में डिजाइन करना है, तो फिर आप वही फॉन्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर खुद से कोई चूज कर रहे हो तो इट शुड बी अ टॉल फॉन्ट। फिर आ जाता है CMYK।
CMYK जो है इसमें सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक कलर्स होते हैं, हम CMYK में डिज़ाइन करते हैं। डाई लाइन्स होती हैं द फ्लैटन पैटर्न ऑफ योर प्रोडक्ट पैकेजिंग, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग की फ्लैट फाइल, 2D फाइल। डिजाइनर्स एंड प्रिंटर्स यूज देम टू क्रिएट द प्रॉपर लेआउट फॉर अ पैकेज। सो डाई लाइन्स के थ्रू हम किसी भी पैकेज का एक प्रॉपर लेआउट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि आप अपने 3D डिज़ाइन को प्रॉपर लेआउट करो, जैसे आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी में किया है। आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से डिज़ाइन एडजस्ट होता है एक 3D बॉक्स में। EPS एक और फाइल फॉर्मेट है, एक और वेक्टर बेस्ड फाइल्स की एक्सटेंशन है। AI में ट्रांसफर कर लो, EPS में कर लो, सो दैट्स अप टू यू या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। दोनों फाइल फॉर्मेट्स जो है आप इजीली इलस्ट्रेटर में सेव कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन को EPS और AI दोनों में कर सकते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग क्या होती है? ये डिजिटल प्रिंटिंग जो है इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ प्रिंटिंग मेथड, जहाँ पे जो फाइल होती है क्लाइंट को डिजिटली सेंड की जाती है और वो फाइल जो है वो आपकी प्रिंट होती है। दो तरह की प्रिंटिंग होती है ना, एक तो आप एक जैसे आप मैनुअल प्रिंटिंग करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट होता है, आप उस पर प्रिंट करते हैं। जैसे T-शर्ट प्रिंटिंग्स होती हैं अक्सर, वो लेजर के थ्रू या किसी भी और मेथड के थ्रू प्रोडक्ट पे डायरेक्ट प्रिंटिंग हो रही होती है। एक होती है डिजिटल, जिसमें आप फाइल के थ्रू प्रिंट करते हैं। अब देखो, ये जो आप फाइल क्लाइंट को सेंड करोगे, वो अपने प्रिंटर को सेंड करेगा, तो ये डिजिटल फाइल को किसी प्रोडक्ट पे प्लेस कर रहा है। तो डिजिटल प्रिंटिंग में आपको पता है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका डायलाइन है, एक्यूरेट फॉर्मेट है, क्योंकि अगर वैसे ही प्रिंट करना हो तो फिर आपको डायलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आपने एक डिज़ाइन बनाया, वो आपको किसी T-शर्ट पे प्रिंट करना है। बहुत सारी मैनुअल टेक्निक्स होती हैं प्रिंटिंग की, लेकिन ये डिजिटल प्रिंटिंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फाइल का फॉर्मेट। ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग इज अ प्रिंटिंग टेक्निक वेयर प्लेट्स ऑफ योर डिजाइन आर क्रिएटेड इन 4 कलर्स। ऑफसेट प्रिंटिंग में आपकी जो कलर इंक होती है वो उसको 4 कलर्स में डिवाइड करता है। CMYK, इस पे हम बात कर चुके हैं। ये जितनी भी हमारी पैकेजिंग की प्रिंटिंग होती है ये ऑफसेट प्रिंटिंग है। और इसमें क्या होता है, इसके थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली देखें तो ऑफसेट प्रिंटिंग हैज हाई सेटअप कॉस्ट बट इन लार्ज वॉल्यूम्स इट इज मोर इकोनॉमिकल। तो अब जो आप क्लाइंट को डिज़ाइन देते हैं, वो उसने एक प्रोडक्ट का तो डिज़ाइन करना नहीं होता है, एक प्रोडक्ट को तो प्रिंट नहीं करना। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कैंडी बार का रैपर भी डिज़ाइन दिया, चाहे आपने $5 में उसको रैपर डिज़ाइन कर दिया, $10 में फाइबर पे कर दिया है, वो दैट डिपेंड्स। लेकिन क्लाइंट को एक क्वांटिटी तो नहीं चाहिए होगी ना, उसको तो थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज चाहिए होंगी उस डिज़ाइन की। तो जो ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम वाले डिज़ाइन होते हैं वो ऑफसेट प्रिंटिंग के थ्रू बनते हैं। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए जानना है कि अगर क्लाइंट फ्रीलांसिंग में एक प्रोजेक्ट है और वो आपसे उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफसेट प्रिंटिंग का किसी भी तरह डिस्क्रिप्शन में कि दिस प्रोडक्ट दिस डिज़ाइन विल बी यूज्ड फॉर ऑफसेट प्रिंटिंग, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट सस्ता है, उसको सस्ता है या नहीं है, लेकिन उसको लार्ज वॉल्यूम में डिज़ाइन करना है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग का नाम अगर प्रोजेक्ट में यूज हो रहा हो तो आप अपने डिज़ाइन में प्रीमियम ग्रेडियंट नहीं लगाते। आप अपने डिज़ाइन में या तो सॉलिड कलर उसको इस्तेमाल करेंगे या आप उसमें जो है कोई 2-3 स्लाइडर्स वाला ग्रेडियंट लगाएंगे। ये फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि अगर ऑफसेट प्रिंटिंग का वर्ड आ गया तो मैंने डिज़ाइन में क्या ऐड करना है, क्योंकि क्लाइंट आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता ना मुझे क्या क्या डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग में डाई लाइन भी उसने दे दिया है, सब कुछ बता दिया, फ़ॉन्ट से बता दिए हैं। अगर 2-4 टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने डिज़ाइन में। देन आ जाता है पेंटोन, और पेंटोन जो है दे आर इंक कलर्स। ये इंक के कलर्स होते हैं, आपने जो भी कलर यूज किया, लेट्स से आपने कोई ब्लू कलर यूज किया, अब उस ब्लू कलर की जोन सी इंक अवेलेबल होगी आपके डिजाइन से मिलती जुलती, वो उस इंक को यूज करेगा। PDF इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जो प्रिंटर को फाइल दी जाती है वो PDF और AI होती है। उसके अलावा रास्टर फाइल टाइप तब इस्तेमाल होती है जब आपके पैकेजिंग के या लेबल के डिज़ाइन ने ऑनलाइन स्टोर में डिस्प्ले होना हो, तब आप इमेज फाइल देते हैं। यूजुअली वो इमेज फाइल PNG होती है।
देन आरजीबी का आप सबको पता है कि आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये प्राइमरी कलर्स हैं स्क्रीन के लिए। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो जिसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, जिसको प्रिंट नहीं करना, तो तब CMYK में बनाने की गलती ना करना, तब आप लोग 8 GB में अपनी फाइल को सेट करेंगे। और वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ लाइंस सच एज दे आर इजी टू रीसाइज। वेक्टर फाइल टाइप क्या होती है उसके बारे में उसने बताया हुआ। अगर वो ये कहता है AI की जगह प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि मुझे वेक्टर फाइल टाइप चाहिए, तो इट्स ऑब्वियस कि उसको AI चाहिए। इस पे भी उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्लाइंट से बस वही सवाल पूछना है जो उसने नहीं बताया। अदरवाइज अगर उसने कोई टेक्निकल टर्म यूज की है और आपको नहीं पता, तो पहले उसको सर्च कर लो एंड देन उससे फर्दर कम्युनिकेशन करना। बहुत सारे क्लाइंट्स इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते कि इस फ्रीलांसर को जो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पैकेजिंग डिजाइन आता है और इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, और ये वो सवाल पूछ रहे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उस केस में चाहे उनको आपका काम पसंद भी आ जाए, लेकिन फर्दर कम्युनिकेशन नहीं वो करेंगे। अब जो एक्टिविटी हमारी होगी इस प्रोसेस को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ये है, सबसे पहले हम लोग डायलाइंस खुद से बनाना सीखेंगे। डायलाइंस खुद से कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप सबने जो है वो अपने पास ड्रॉ किया हुआ है। मैं किसी एक की ड्राइंग ओपन करती हूँ। बल्कि ग्रुप में चेक करते हैं। अच्छा, वो हैशटैग्स का भी आपको बता दूं, उसका पर्पस ये होता है कि अब देखो इट्स प्रीटी इजी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैकेजिंग, तो जिन लोगों ने पैकेजिंग की असाइनमेंट सबमिट करवाई है उनका यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। जी ओके रमशा, किस किसने ग्रुप में सबमिट करवाई है हैशटैग्स के साथ अपनी पैकेजिंग की असाइनमेंट वायर फ्रेमिंग की? अली, आपने हैशटैग्स लगाए थे? ये कौन है? मोहम्मद अवैस। ओके, अगर हैशटैग्स लगाए थे फिर तो वो शो हो जाना चाहिए। ओके, मिसाफी को टैग किया था। टैग उनको टैग करने का मकसद ये है कि वो आपकी असाइनमेंट्स चेक कर लें। बाकी हैशटैग से मुझे सर्च करने में इजी हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने क्या असाइनमेंट सबमिट करवाई है। अच्छा, फैसल की सबमिट हो चुकी है। लेट्स सी के फैसल टैग्स में क्यों नहीं आ रहे। फैसल आपके अच्छा पेंडिंग पे है। ओके, ऑलराइट, इसी वजह से शो नहीं हो रही। ओवर द वीकेंड ये आपका सारा काम रिव्यू होगा। अगेन मेक श्योर कि वीकेंड तक आप लोग कर दें। फॉर एग्जांपल हम ये इस एक डिज़ाइन को जो है, जो भी आप लोग ने वाई फ्रेम ड्रॉ किया है, इसको डायलाइन में कन्वर्ट करते हैं। पेन टूल सबको यूज करना आता है? किसी को पेन टूल यूज नहीं करना आता तो मुझे बताओ। वैसे इसकी फ्लैट फाइल किधर है? ये फ्लैट फाइल तो नहीं है, मैंने आपसे कहा था। लेट मी सी, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी कि कहाँ पर है फ्लैट फाइल। हाँ, दिस इज द फ्लैट फाइल। जो भी आप लोगों ने फ्लैट करके
अपने प्रोडक्ट बॉक्स को या लेबल डिज़ाइन को ड्रॉ किया है उसको आप ओपन करोगे इलस्ट्रेटर में। सबसे पहली एक्टिविटी ये है, क्लासरूम में भी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इसको रेडी करना है। अच्छा, मैंने तो रैंडमली ओपन किया ना आप लोगों के पास, तो आई एम श्योर कि इसकी सही साइजिंग होगी। साइजिंग कैसे करना है वो भी बताती हूँ। पेन टूल की मदद से आप लाइंस ड्रॉ करेंगे जितनी भी इसका साइज बनता है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी उसको भी ओपन करते हैं। इसको हम ज़रा पहले सेट कर लें। इसको आप कन्वर्ट करोगे आउटलाइन में। आउटलाइन जो है उसका कलर ग्रे ब्लैक में रख लेना। इमेज की ओपेसिटी को ज़रा लो कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा उसको आउटलाइन को ड्रॉ करना इजी हो। इसको स्ट्रेट लाइन, जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं ना अपने कीबोर्ड से तो वो स्ट्रेट लाइंस आपकी ड्रॉ होती हैं। तो जब भी आप ये ड्राइंग बना रहे होंगे अपने कीबोर्ड से जो है शिफ्ट को प्रेस कर लेना। अच्छा, ये किसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। देन हम इसमें लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह जो भी आपकी ड्राइंग होगी उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है एक वायर फ्रेम में। पेपर पे ड्रॉ करके स्कैन कर लो या पिक्चर ले लो। आपने करना क्या है, अपने साइजिंग का ख्याल रखना है। अब साइजिंग का ख्याल कैसे रखना है, यहाँ से रूलर ऑन करो और रूलर ऑन करके अभी तो मैं एक रफ कर रही हूँ ना, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, पहले आप एक रफ ड्राइंग बना लो, आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई इस तरह से जो है ना ये कन्वर्ट होगा। देन जो उसका एग्जैक्ट साइज आपने मैयर किया, फॉर एग्जांपल जो मैंने जिस बॉक्स को अनरैप किया उसका साइज है 5 इंचेस, उसकी विड्थ है, टोटल विड्थ, लाइक पूरे बॉक्स को अनरैप करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ बन रही है वो 5 इंचेस है। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करूंगी, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी 5 इंचेस की, और उसकी विड्थ जो मेरे पास आ रही है लेट्स से वो 4 इंचेस है। तो आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली। अभी आपके पास एक रफ ड्राइंग है। रफ ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उसमें गाइड्स लगाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसकी आपके पास मेजरमेंट आ रही है लेट्स से 2 इंचेस या 1 इंचेस। तो यहाँ से आप एक गाइड लगाओगे 1 इंचेस की। एक सेकंड, इसको ऊपर कर लें। यहाँ से आप 1 इंचेस की एक गाइड लगाएंगे। और जो ये वाला पोर्शन है इस साइड पे, ये द बैक पैनल व्यू, इट्स ऑल्सो 1 इंचेस। तो यहाँ से इसको 1 इंच सेट कर लो। देन आप देखेंगे कि इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, सॉरी विड्थ क्या है। विड्थ के अकॉर्डिंग पहले आप यहाँ पे गाइड्स लगाओगे। एक न्यू फाइल जो आपने साइज के अकॉर्डिंग बनाई है, जो भी उसका साइज है, उसको 1 1 इंचेस कर लेते हैं। और उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल गाइड्स के बाद, सॉरी वर्टिकल गाइड्स के बाद उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस को सेट करेंगे। लाइंस लगाने से पहले आपने गाइड्स एडजस्ट करनी है, ठीक है। गाइड्स एडजस्ट करके उन्हीं गाइड्स पे आप ड्रॉ करोगे और उसकी एक बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, या वी आर डन रमशा, जस्ट लेट मी रैप इट अप। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी डाई लाइन को क्रिएट करना है। सो द बेसिक टास्क इज कि जो भी आपकी ड्राइंग है उसको इलिस्ट्रेटर में पेन टूल की और गाइड्स की मदद से आपने एक डाई लाइन में कन्वर्ट करना है। ये आपकी फाइल्स इलिस्ट्रेटर की जो आप शेयर करेंगे बाय सैटरडे, उसको चेक करने के बाद आई विल गाइड यू कि आप किस पॉइंट पे गलती कर रही है। अभी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भी समझ में आता है, इसको परफॉर्म करना है। उसके अलावा 2 3 एक्टिविटीज और अभी क्लास में शेयर करूंगी बाय द एंड ऑफ टुडे। उन सब एक्टिविटीज को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करोगे। एनी क्वेश्चन?
ये क्लियर है? ये जो एक्टिविटी जो असाइनमेंट मैंने बताई है, इसमें अपनी ही पिक्चर को जो भी आप ड्रॉ करोगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके आप जो है वो इसमें कर देंगे, सैम्पल इमेज भी शेयर कर देंगे इन क्लास। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, खुश रहें, मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।